गांव जाने के लिए निकले मजदूरों को बॉर्डर पार करने से यूपी पुलिस ने गाजीपुर में रोक दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस इन मजदूरों को बसों में शेल्टर होम ले गई। शेल्टर होम में इन मजदूरों की मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच के बाद ही इन मजदूरों को उत्तर प्रदेश और बिहार भेजा जाएगा। लेकिन ये मजदूर जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, इन्हें पहले से ही सड़क पर मुस्तैद यूपी पुलिस दिखी। पुलिस ने इन मजदूरों को पैदल और बगैर मेडिकल जांच के यूपी में आने से रोक दिया, तो ये सभी फ्लाईओवर के नीचे ही बैठ गए। हम इस वक्त गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पर गाजीपुर के पास हैं और ये जो मजदूर हैं यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे बैठे हुए थे। यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं थी। दिल्ली से बिना मेडिकल जांच के किसी को भी अपनी सीमा में नहीं आने देने की यूपी की एक अधिकारी ने खास वजह बताई। हायर लेवल पे मीटिंग हुई है रात में मेडिकल की, और ज्यादातर जो हमारे यहाँ कोरोना का विस्तार हो रहा है वो दिल्ली बेस्ड है। मजदूरों को रोके जाने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली सरकार की बसें पहुंची। दिल्ली पुलिस के जवान मजदूरों को इन बसों से शेल्टर होम भेजते नजर आए। मेडिकल जांच के बाद ही ये लोग अपने अपने गांव भेजे जाएंगे। सौभाग्य की बात है कि काम नहीं मिलने की वजह से परेशान मजदूर अब हर हाल में गांव लौटना चाहते हैं। बताया गया कि जानकारी नहीं होने की वजह से ये मजदूर सीधे बॉर्डर पहुंच जाते हैं, जहां रोके जाने के बाद उन्हें शेल्टर होम भेजा जाता है, क्योंकि यूपी पुलिस बाहरी राज्यों से बिना मेडिकल जांच के किसी को आने नहीं दे रही। हरियाणा सरकार के धान की खेती से जुड़े फैसले का विरोध करने वाले किसानों को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने समझाया और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनके अधिकार नहीं छीनेगी। वहां के फतेहाबाद में किसानों ने हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत नाम की योजना का विरोध किया और बड़ी तादाद में ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। बताया गया कि फतेहाबाद में हुए प्रदर्शन में 52 गांवों के किसान शामिल हुए, जिन्होंने ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत नाम की योजना के खिलाफ गुस्सा जताया, क्योंकि इस योजना के तहत राज्य सरकार उन जगहों पर ध्यान दे रही है जहां जमीन के अंदर पानी का स्तर गिर रहा है। राज्य सरकार की तरफ से किसानों को यह सलाह दी गई कि ऐसे इलाकों के किसान धान नहीं बल्कि ऐसी फसलें उगाएं जिनमें पानी की खपत कम हो। धान की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है। यही वजह रही कि गर्मी के मौसम में हरियाणा सरकार ये योजना लेकर आई, लेकिन राज्य के कई इलाकों के किसान इसके खिलाफ हैं। फतेहाबाद भी उन्हीं में एक है, जहां किसानों ने ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इतना बड़ा था कि कई घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। धान की खेती करने पर अड़े किसान चिलचिलाती धूप में नारेबाजी करते रहे और बाद में उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इस बीच वहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल किसानों से बात की और उन्हें समझाया कि राज्य सरकार की योजना से धान की खेती करने वाले किसानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे जुड़े नियम कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही लागू होंगे। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। दावा किया जा रहा है कि इससे जमीन के अंदर गिरते जलस्तर को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि राज्य के जिन इलाकों में जमीन के अंदर जलस्तर कम होगा वहां ग्राम पंचायत की जमीन पर धान लगाने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, वैकल्पिक फसल की खेती करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना को सफल बनाने के लिए किसानों को कम पानी से तैयार होने वाली फसलें जैसे कि मक्का, अरहर, उड़द, बाजरा, इनकी खेती करने की सलाह दी गई। साथ ही सरकार किसानों से अपील कर रही है कि वो जिस तरह से आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी जमीन को विरासत के रूप में छोड़कर जाते हैं, वैसे ही वो पानी को भी विरासत मानकर चलें। सौभाग्य की बात यह कि हरियाणा सरकार ऐसी फसलों की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है जिनमें कम पानी की जरूरत है, लेकिन इस फैसले से धान की खेती करने वाले किसान नाराज हो गए, जिन्हें डिप्टी सीएम ने समझा बुझाकर शांत किया। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने बंद स्टेडियम में अभ्यास किया। कोरोना वायरस के खतरे के बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों ने बंद स्टेडियम में अभ्यास किया। वेस्टइंडीज की टीम जून में टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड जा सकती है। झारखंड के लोहरदगा में एक गांव के लोगों ने बिना साबुन से हाथ धोए हैंडपंप छूने पर जुर्माना वसूलने का नियम बना दिया। कोरोना वायरस से बचने के लिए बनाए गए इस नियम को तोड़ने पर जुर्माने के तौर पर 5 साबुन देने होंगे। देश में मेडिकल रिसर्च को मान्यता देने वाली संस्था ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राज्यों को कोरोना वायरस टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए से कम करने को कहा।
मुंबई के एक अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन से नाराज होकर काम बंद कर दिया। इन कर्मचारियों ने दावा किया कि अस्पताल प्रबंधन अक्सर उन पर काम नहीं करने और मुफ्त में वेतन लेने का आरोप लगाता है। कुछ दिन पहले इसी अस्पताल के एक कर्मचारी की बुखार से मौत भी हो गई थी। एमपी के शिवपुरी में कुछ मजदूरों ने प्रशासन पर उन्हें शौचालय में ठहराने का आरोप लगा दिया। बताया गया कि करीब 250 मजदूरों ने अपने अपने गांव लौटने के इंतजार में वहां वक्त काटा और आरोप है कि ऐसे हालात में प्रशासन के किसी कर्मचारी ने वहां झांका तक नहीं। कई मजदूर शौचालय के बाहर खाली पड़ी जगह में अपने अपने सामान के साथ बैठे नजर आए। उनके साथ मौजूद बच्चे तेज धूप में परेशान होते दिखे। एक मजदूर तो वहीं थोड़ी सी जगह पर सोता दिखाई दिया। शौचालय में पड़े कितनी देर हो गई आपको? सुबह से पड़े 6 बजे से। कुछ महिलाएं पेट भरने के लिए शौचालय के पास मौजूद खाली जगह में खाना पकाती नजर आईं। यही नहीं, इन लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी का भी आरोप लगाया। कच्ची रोटी दे रहे। जिले के अपर कलेक्टर ने भरोसा दिया कि जांच में लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। अब उसने कहाँ चूक हो गई है ये तो देखना पड़ेगा हम लोगों को, परंतु जगह काफी है वहाँ पे और वहाँ किसी को ठहराया नहीं गया। सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हुए मजदूरों का गांव लौटने का सिलसिला जारी है। किसी भी तरह अपने गांव पहुंचने की कोशिश में ये मजदूर कई परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के आंकड़े पर सीएम योगी और प्रियंका गांधी आमने सामने आ गए। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटने वाले मजदूरों के मुद्दे पर बात की थी और यह बयान दिया था कि मुंबई से उत्तर प्रदेश आने वाले 75% मजदूर कोरोना की चपेट में, जबकि दिल्ली से लौटने वाले 50% मजदूरों में कोरोना इन्फेक्शन। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी के बयान के बहाने कोरोना मरीजों के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठा दिए और ट्वीट करके पूछा कि अगर योगी आदित्यनाथ सच कह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार बन चुके हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक की संख्या 6000 से कुछ ज्यादा ही है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना के एक गोल्फ कोर्स में 2 मगरमच्छ पहुंच गए। यह घटना उस वक्त हुई जब कुछ लोग गोल्फ खेलने के लिए पहुंचे, तभी 2 मगरमच्छ वहां आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। एक मगरमच्छ ने दूसरे का सिर अपने मुंह में पकड़ रखा था, जिसे छुड़ाने के लिए दूसरा मगरमच्छ लगातार कोशिश करता रहा। दोनों के बीच काफी देर तक इसी तरह लड़ाई होती रही। ये देखकर वहां मौजूद लोग भी डर गए और उन्होंने दूर से ही इस लड़ाई का वीडियो बना लिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के कई इलाकों में टैंकर से पीने का पानी भरने के लिए मारामारी शुरू हो गई। गर्मियों के दिनों में जिले के कई इलाकों में पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है और यही वजह रही कि टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों के बीच मारामारी शुरू हो गई। नगर पंचायत सुमेरपुर के एक मोहल्ले में टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। कई लोग हाथों में बाल्टियां लेकर टैंकर के पास पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। एक आदमी तो टैंकर के ऊपर खड़ा दिखा, लेकिन पानी लेने आए लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने मुंह को मास्क और कपड़े से ढकने की जरूरत नहीं समझी। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। एक दूसरे मोहल्ले में भी टैंकर से पानी भरने के लिए लोगों की भीड़ दिखी और यहां भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रख दिया। कुछ लोग टैंकर के ऊपर बैठे दिखे, जबकि कुछ लोग पाइप से पानी भरते नजर आए। पानी की समस्या है हमारे यहाँ, काफी दूर तक मतलब एक नल है, वो इतना पानी देता है, उसमें हम बहुत परेशान हैं। सौभाग्य की एक बात है कि साल 2005 में लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन आज तक लोग पाइपलाइन से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि गर्मियों में टैंकर से मिलने वाले पानी के लिए लोगों में मारामारी शुरू हो जाती है। लॉकडाउन में मजदूरों की परेशानियों पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों से जवाब मांगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर पूछा कि वो अब तक मजदूरों की मदद के लिए क्या कदम उठाए जा चुके हैं और आगे क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को की जाएगी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों के लिए जल्द से जल्द खाने पीने और रहने की व्यवस्था करने के साथ गाड़ियों का इंतजाम करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मजदूरों की उन शिकायतों का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने राज्य सरकारों पर रास्ते में खाने पीने का इंतजाम नहीं करने का आरोप लगाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों की परेशानियों से जुड़ी याचिकाओं को खारिज करते हुए इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। हरभजन सिंह ने कसरत करने का वीडियो शेयर किया। हरभजन सिंह ने कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिस पर विराट कोहली ने उनकी तारीफ की, लेकिन यह मजाक भी किया कि इससे उनकी इमारत भी हिलने लगी है।
झारखंड के जमशेदपुर में एक परिवार ने सरकारी अस्पताल में आग में झुलसे उनके बच्चे को बिस्तर नहीं मिलने का आरोप लगाया। इसके बाद गर्मी में परिवार ने बच्चे को अस्पताल के फर्श पर लेटाया और हाथ वाले पंखे से राहत देने की कोशिश की। हालांकि प्रबंधन ने अस्पताल में कई चीजों की कमियों के बावजूद सभी का इलाज करने की बात कही। मरीजों का ओवरलोड है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि सारे मरीजों को इलाज मिले। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस का मरीज मिलने के बाद एक हाउसिंग सोसाइटी को सील करने पहुंचे पुलिस वालों का लोगों ने विरोध किया। लोगों ने पूरी हाउसिंग सोसाइटी के बजाय उन्हीं इमारतों को सील करने की मांग की जहां कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। जिसको जाना है वही जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। सोशल मीडिया पर 1 साल के एक बच्चे के घर में खाना बनाने के कई वीडियो वायरल हो गए। बच्चे के परिवार की तरफ से कुछ महीने पहले ही इंस्टाग्राम पर बनाए गए इस अकाउंट में उसके फॉलोअर 15 लाख से ऊपर पहुंच गए। बिहार के गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में जेडीयू के एक विधायक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। विधायक पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप। और इसी बीच गोपालगंज में ही एक और आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगते ही आनंद फानन में उसे अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना के बाद मरने वाले के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ ही देर में अस्पताल के बाहर गुस्साए लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की वजह से कोई हंगामा नहीं हुआ। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या हुई वो उसी जेडीयू विधायक का करीबी था जिस पर ट्रिपल मर्डर में शामिल होने का आरोप है, और इस वारदात को ट्रिपल मर्डर का बदला लेने के लिए अंजाम दिया गया। वहीं इस पूरी घटना पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया और आरोपी विधायक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। जो जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं अमरेंद्र पांडे, उनका साफ इन्वॉल्वमेंट है। तेजस्वी यादव ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पटना से गोपालगंज तक आंदोलन चलाने की धमकी भी दी। सौभाग्य की बात यह कि एक साथ 3 लोगों की हत्या का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि उसी इलाके में एक और आदमी की हत्या हो गई। ट्रिपल मर्डर में हत्या का आरोप सत्ताधारी पार्टी के विधायक पर लगने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। यही वजह रही कि आरजेडी को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चमगादड़ों की मौत से हड़कंप मच गया। वहां के गांव में 2 जगहों से चमगादड़ों की मौत का मामला सामने आया, जिनमें पहली जगह एक आम का बाग थी, जहां से सैकड़ों मारे गए चमगादड़ मिले, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर बाद गांव के एक मंदिर के पास से भी ऐसी ही खबर आई, वहां भी कुछ मरे हुए चमगादड़ मिले, जिसके बाद इस बारे में पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई और मरे हुए चमगादड़ों के शवों को इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया। आशंका जताई गई कि भीषण गर्मी और तालाब के सूखे होने की वजह से चमगादड़ों की मौत हो सकती है, लेकिन कोरोना संकट काल में इतने सारे चमगादड़ों की मौत से गांव में दहशत है, क्योंकि दावा किया जाता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से फैलता है। थाईलैंड में कोरोना की वैक्सीन का बंदरों पर परीक्षण शुरू हो गया। इससे पहले इस वैक्सीन का चूहों पर भी परीक्षण किया जा चुका है, जिसके पूरी तरह कामयाब रहने के बाद इसे बंदरों पर आजमाया गया। परीक्षण से पहले इन बंदरों की जांच की गई, जिसके बाद इन्हें टीका लगाया गया। वैक्सीन के ट्रायल के लिए अलग अलग उम्र के बंदर चुने गए थे, जिन्हें इंजेक्शन के जरिए दवा दी गई। अब अगले 2 से 3 महीने के दौरान बंदरों पर इस वैक्सीन के असर को जांचा जाएगा। वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने जल्द ही इंसानों पर परीक्षण शुरू करने की जानकारी दी। बताया गया कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए एक जिंदा वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर के अंदर कोरोना वायरस को पहचान कर उसे खत्म कर देगा। दावा किया गया कि ये वैक्सीन कोरोना की दूसरी वैक्सीन से काफी सस्ती होगी, जिसे अगले साल तक बाजार में उतारा जा सकेगा। सौभाग्य की बात है कि फिलहाल पूरी दुनिया में कोरोना के करीब 100 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें 8 का तो इंसानों पर ट्रायल भी हो चुका है। हालांकि आम लोगों को इन वैक्सीन के लिए अब भी कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। भारत और चीन की सीमा पर चल रहे तनाव पर केंद्र सरकार सक्रिय हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर इस मुद्दे पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इस मुद्दे पर इसी तरह की एक बैठक 3 दिन पहले भी हुई थी। बैठक में भारत चीन सीमा पर बने हुए तनाव के हालात की समीक्षा की गई और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान ढूंढने पर चर्चा हुई। इसके अलावा सीमा पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने के निर्देश भी सेना के अधिकारियों को दिए गए। इस बीच कांग्रेस ने मांग की है कि चीन को इस बार सीमा पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से इस मुद्दे पर कड़े कदम उठाने की अपील की। It is a time for our country to respond properly. Government of India should
teach Chinese in that language which they can easily understand. सारा अली खान ने अलग अलग राज्यों से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया। सारा अली खान ने एक वीडियो के जरिए देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया। ये वीडियो उन्होंने लॉकडाउन से पहले अपनी फिल्मों की शूटिंग और सैर के दौरान रिकॉर्ड किया था। जम्मू के रामबन जिले में एक दिन में कोरोना वायरस के 30 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद कई इलाकों को रेड जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया। 30 जो केस पॉजिटिव हैं वो रामबन जिले में आए हैं। जो सभी मजदूर थे जो देश के बाहर काम कर रहे थे और उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। राजस्थान के चुरू में इस सीजन में पहली बार रिकॉर्ड 50 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। पिछले साल ये जून में 3 बार 50 डिग्री के पार पहुंचा था, लेकिन इस बार मई महीने में ही ये 50 डिग्री पर आ गया। बिहार में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। इस साल करीब 81% छात्र पास हुए हैं। गर्मी का सितम बढ़ने के बावजूद कई राज्यों में फंसे मजदूर अब भी पैदल अपने गांवों का सफर करने को मजबूर हैं। चंडीगढ़ में तो 45 डिग्री के तापमान में कई छोटे बच्चे अपने घर वालों के साथ उत्तर प्रदेश के हरदोई के लिए पैदल ही जाते हुए दिखे। मजदूरों ने सरकारों पर उनकी अनदेखी का भी आरोप लगाया। और चंडीगढ़ से उत्तर प्रदेश के हरदोई के लिए पैदल ही चल पड़े, वो भी तब जब गर्मी अपने चरम पर है और कई राज्यों को झुलसा रही है। 45 डिग्री तापमान में जब आप और हम अपने घरों से निकलने से पहले एक बार सोचते हैं, ऐसे में प्रवासी मजदूरों की एक ऐसी यात्रा जारी है जो उन्हें अपने घर तक ले जा सके। मजदूरों ने बताया कि वो पिछले 2 महीने से चंडीगढ़ में फंसे थे। जब मदद के सारे दरवाजे बंद हो गए तब उन्होंने गर्मी और लू के थपेड़ों को सहकर पैदल ही गांव लौटने का फैसला किया। पेट के लिए कुछ करना तो है, पैदल जाऊं या कैसे जाऊं, हमको जाना है, चाहे रात हो जाए पूरी। कमरे खाली कर दे, कमरा वाला किराया मांग रहा है, कहां से किराया दे, काम नहीं चल रहा है, दिहाड़ी विहाड़ी वो भी सब बंद है। परिवार के साथ छोटे बच्चे भी पैदल अपने गांव लौटने को मजबूर दिखे। गर्मी में भूख और प्यास से बच्चों को रोते हुए देखा गया। जब पारा 45 डिग्री के भी पार चला गया तो सभी लोग थककर सड़क किनारे छांव में बैठ गए। हरदोई तक अगर पैदल जाना पड़ा तो ये छोटे बच्चे गर्मी में कैसे आप चलेंगे? 45 डिग्री तापमान है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो कोई खाने को नहीं मिलता है, ना कुछ नहीं मिलता है, फिर यहाँ क्या करेंगे? बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? चंडीगढ़ से हरदोई लगभग 600 किलोमीटर दूर है। ऊपर से गर्मी और पुलिस की सख्ती भी इन मजदूरों के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इस सब के बावजूद ये लोग पैदल ही अपने गांव लौटने की उम्मीद में चल रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की गिनती अब 1.5 लाख के पास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब तक 1,45,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 4,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 80,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 60,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। कोरोना की वजह से महाराष्ट्र के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां 52,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और करीब 1,700 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु के हालात भी कुछ अलग नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वहां कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है और इस बीमारी से 118 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं गुजरात में 14,500 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं और 888 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस तरह मौतों के मामले में गुजरात महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की गिनती 14,000 को पार कर चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 276 पर पहुंच चुका है। इस लिस्ट में दिल्ली के बाद राजस्थान का नंबर है, जहां कोरोना के 7,300 मरीज सामने आ चुके हैं और अब तक इस महामारी से 167 लोगों की जान जा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में संयुक्त अरब अमीरात से भेड़ों को लेकर पहुंचे एक सामान ढोने वाले जहाज के 6 क्रू मेंबर कोरोना की चपेट में पाए गए। ये जहाज शुक्रवार को वहां के फ्रीमैंटल बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसके बाद अल कुवैत नाम के इस जहाज के सभी 48 क्रू मेंबरों का इसके चालक दल के जो सदस्य हैं उनका सैंपल लेकर जांच किया गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो उसमें 6 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए, जिसके बाद कोरोना से जूझ रहे सभी सदस्यों को वहां के एक होटल में क्वारंटीन कर दिया गया। बताया गया कि इस जहाज में 56,000 भेड़ें थीं, जिन्हें फिलहाल बंदरगाह के पास ही रखा गया। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में अम्फन तूफान की वजह से बिगड़े हालात अब तक नहीं सुधर पाए हैं। तूफान के बाद से ही पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। जान बचाने के लिए कुछ लोग तो अपने घरों को छोड़कर ऊंचाई वाले इलाकों में चले गए, जबकि एक इलाके में नदी पर बना छोटा बांध टूटने से गांव में पानी भर गया।
इलाके में रहने वाले लोगों ने सरकार पर भी कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। কারণ এখানে যে আরে সরকার আমাদের অনুদান দেওয়ার কথা ছিল, আজকের সেসব অনুদানগুলো সব হচ্ছে গিয়ে। लोगों की नाराजगी देख बीजेपी ने भी राज्य सरकार पर हमला बोल दिया और लोगों तक मदद नहीं पहुंचाने का आरोप लगा दिया। এই সরকারের যারা নেতা নেত্রী যে যেখান থেকে আসছে সেই ত্রাণ তারা নিজেরাই জবরদখল করে নিচ্ছে, নিজেরা ভাগবটোয়ারা করে নিচ্ছে। हालांकि टीएमसी नेताओं ने राज्य सरकार का समर्थन किया और भरोसा दिया कि सभी लोगों की मदद की जाएगी। হয়তো পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু সরকার চেষ্টা করছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চেষ্টা করছেন প্রত্যেকটা মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। सौभाग्य की एक बात है कि सुंदरबन के इस इलाके में तूफान आने के बाद से ही परेशान लोग सरकार की मदद के इंतजार में हैं। वहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई। दिल्ली में कोरोना के ऐसे मरीज जिनमें लक्षण नहीं हैं और जिन्होंने खुद को अपने घरों में ही आइसोलेट किया हुआ है, उन मरीजों तक जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत सभी जिलों के डीएम की तरफ से एसडीएम रैंक के अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। इन अधिकारियों के नेतृत्व में हर जिले में एक टीम बनाई जाएगी। ये टीम कोरोना के उन मरीजों तक जरूरी चीजें पहुंचाने का काम करेगी जिन्होंने खुद को अपने घरों में आइसोलेट किया हुआ है। इसके लिए सभी जिलों के नोडल अधिकारी ऐसे मरीजों की लिस्ट बनाएंगे जो अपने घरों में आइसोलेटेड हैं। मरीजों को मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाएगा। इस नंबर पर बात करके वो जरूरी चीजें मंगा सकेंगे। नए दिशा निर्देशों के तहत कोरोना मरीजों को उनके घरों पर जरूरी चीजें पहुंचाने का काम सिविल डिफेंस के जवानों को सौंपा जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार के इन नए दिशा निर्देशों पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली में होम आइसोलेशन के नाम पर मरीजों पर सड़कों पर खुलेआम मरीज सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना फैल रहा है। जिस तरह से तुगलकी आदेश निकाले जा रहे हैं, उनका पालन नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या संभव है या नहीं है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया और इसके लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। भाई अगर कोई होम क्वारंटीन का पालन नहीं कर रहा है, तोड़ रहा है, तो उसको देखना किसका काम है? पुलिस का काम है ना। हम तो सूचना दे सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इनको होम क्वारंटीन रहना है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? तो इसकी शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने अमित शाह से की। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद में कोई कमी आती नहीं दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से करीब 3.5 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 56 लाख से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में तो मौतों का आंकड़ा 1 लाख को छूने वाला है। वहां कोरोना की चपेट में आने वालों की तादाद भी 17 लाख से ज्यादा है। ब्राजील कोरोना वायरस का नया केंद्र बनता जा रहा है। वहां 3,75,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा भी 24,000 के करीब है। रूस तीसरे नंबर पर है। वहां कोरोना मरीजों की तादाद 3,60,000 को पार कर चुकी है। हालांकि वहां मरने वालों का आंकड़ा 4,000 से भी कम है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 37,000 लोगों की जान जा चुकी है। इस लिहाज से ब्रिटेन अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। हालांकि वहां हालात पहले से कुछ बेहतर हुए हैं और रोजाना होने वाली मौत की तादाद में भी कमी आई है। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 63 अंक गिरकर 30,609 पर पहुंच गया, तो निफ्टी 10 अंक नीचे 9,029 पर बंद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखापट्टनम गैस लीक हादसे के बाद जांच टीम के अलावा कुछ और लोगों को कंपनी के अंदर जाने की मंजूरी दे दी। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर प्लांट के अंदर जहरीली चीजें होने की आशंका जताई थी और उन्हें ठीक करने के लिए कुछ लोगों को अंदर जाने की इजाजत देने की मांग की थी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक लड़के ने पुलिस की गाड़ी के साथ टिकटॉक वीडियो बनाया, जिस पर अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। संज्ञान में आया है, उसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। शीघ्र ही रिजल्ट मिलते ही कार्रवाई करेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत रूस से 136 भारतीयों को लेकर एक विमान स्वदेश आ गया। राजस्थान के दौसा और जयपुर में पान और गुटखा खरीदने पर रोक हटते ही बिक्री तेज हो गई। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकार ने पान की दुकानें खोलने और तंबाकू और गुटखे की बिक्री को छूट दे दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग पान की दुकानों पर गुटखा और तंबाकू खरीदने पहुंच गए। दौसा में तो पान की दुकानों में सामने लगी लोगों की लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस दौरान लोगों ने अपना मुंह तो ढका था, लेकिन कोरोना के खतरे के बावजूद
लोग एक दूसरे से दूरी बनाना भूल गए। हालांकि जानकारी मिलने पर सादे लिबास में पुलिस वहां पहुंची, जिसे देखकर कई लोग भाग गए तो कुछ को पुलिस ने सख्ती से हटाया। बताया गया कि लोग सुबह से ही दुकानों के सामने गुटखा खरीदने पहुंच गए थे। बीड़ी वितरण हो रही है। कब से? सुबह बाटा करीब 1 घंटे 1.5 घंटे की। दौसा की ही तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पान की दुकान खुलने के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। राजस्थान में आज से तंबाकू पर रोक हटा ली। जैसे ही रोक हटाई वैसे ही खास तौर पर पान भंडारों पर भीड़ लग गई। लेकिन कुछ दुकानदारों की सख्ती की वजह से वहां लोगों ने आपस में दूरी बनाए रखी। बताया गया कि लंबे समय बाद पान की एक मशहूर दुकान खुली तो पान खाने के शौकीन लोगों का इंतजार खत्म हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी कर रहे हैं और आज जो ये लॉकडाउन बहुत दिनों में खुला उस कारण भीड़ हो रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि देश में पान खाने के शौकीन बड़ी संख्या में हैं। ऐसे लोगों को लॉकडाउन के खत्म होने और पान की दुकानों के खुलने का इंतजार था। जब लंबे इंतजार के बाद पान की दुकानें खुली तो पान और गुटखे के शौकीन लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालने के लिए पुलिस को सामने आना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसे एक गंभीर मामला बताया और केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में 1 हफ्ते में पूरी स्पष्टता के साथ जवाब देने को कहा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि हर कंपनी अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन देगी। जिसके बाद 17 कंपनियों ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यह दलील दी कि लॉकडाउन की वजह से उनका घाटा हुआ। ऐसे में कंपनी के हर कर्मचारी को वेतन देना मुश्किल हो रहा। हालांकि सरकार का कहना है कि इस मामले में एक और नोटिफिकेशन जारी करके कंपनियों को थोड़ी राहत दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सरकार से इस पर स्पष्ट जवाब मांगा। अफ्रीका के देश रवांडा में कोरोना से लड़ाई के लिए रोबोट तैनात किए गए हैं। रवांडा को ये रोबोट संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मदद के तौर पर दिए गए ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ाई को असरदार तरीके से लड़ सके। राजधानी किगाली के एक अस्पताल में संयुक्त राष्ट्र की टीम ने ऐसे 5 रोबोट रवांडा के अधिकारियों को सौंपे। बताया गया कि खास तकनीक से लैस ये रोबोट दूर से ही लोगों का तापमान माप सकते हैं। तापमान ज्यादा होने पर ये सीधे कंट्रोल रूम को मैसेज भेज देंगे। यही नहीं, ये रोबोट अस्पताल में आए मरीजों की जांच में भी मददगार हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लोग मरीजों के सीधे संपर्क में आने से बच सकेंगे और उनका काम भी हल्का होगा। These robots will help us to reduce the risk of contamination of our health staff. रिमोट से चलने वाले इन रोबोट का लोगों को जागरूक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौभाग्य की एक बात यह कि रवांडा समेत अफ्रीका के ज्यादातर देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं हैं। ऐसे में वहां कोरोना के फैलने पर बड़े नुकसान का भी खतरा है। ये वजह है कि संयुक्त राष्ट्र इन देशों की मदद कर रहा है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। वंदे भारत मिशन के तहत भारत पहुंच रहे लोगों के क्वारंटीन पर गृह मंत्रालय ने कुछ अहम निर्देश राज्य सरकारों को दिए, जिनके मुताबिक इन यात्रियों के क्वारंटीन का इंतजाम जिस भी होटल में किया जाए वहां 7 दिन से ज्यादा के पैसे न लिए जाएं। अगर किसी यात्री से 7 दिन से ज्यादा के पैसे लिए भी गए हों तो उन्हें उनके पैसे वापस किए जाएं। गृह मंत्रालय ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि अब विदेश से लौटे नागरिकों के क्वारंटीन का 14 दिन का वक्त 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले 7 दिन ही किसी होटल में क्वारंटीन रहना जरूरी होगा, जबकि अगले 7 दिन यात्री अपने घर पर ही क्वारंटीन रह सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने पति के साथ एक तस्वीर शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के साथ एक पुरानी तस्वीर शेयर की और बताया कि ये उनकी और निक की एक साथ पहली तस्वीर थी। मुंबई में कोरोना वायरस से एक और पुलिस वाले की मौत हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र में अब तक इससे जान गंवाने वाले पुलिस वालों की संख्या 21 हो गई। कोरोना वायरस संकट के बीच लगातार वीडियो शेयर कर रहे डेविड वॉर्नर का अपने बच्चों के साथ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोलकाता के एक इलाके में अम्फन तूफान के बाद बिजली नहीं आने से परेशान 2 अलग अलग मोहल्लों में रहने वाले लोगों के बीच बवाल हो गया। बवाल की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस के कुछ जवान पथराव कर रहे लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। दोनों तरफ से हुए इस पथराव में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।
कोरोना वायरस के मामले में लग रहे गंभीर आरोपों के बीच चीन के जंग की तैयारी करने की खबर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान सामने आया जिसके मुताबिक उन्होंने सेना को जंग की तैयारी तेज करने को कहा। शी जिनपिंग का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के जरिए सामने आया। खबर में दावा किया गया है कि यह बयान चीन के राष्ट्रपति, वहां की सेना और पुलिस के बड़े अधिकारियों की एक बैठक में उन्होंने दिया। इस बयान का मतलब यह निकाला जाने लगा कि कोरोना से जुड़े आरोपों में घिरा चीन जंग की तैयारी शुरू कर चुका है। अमेरिका समेत कई बड़े देश कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने के लिए चीन को सीधे सीधे दोषी मानते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच ही राजनीतिक मुलाकातों का दौर शुरू हुआ तो वहां सरकार में शामिल दलों के बीच तालमेल बिगड़ने की चर्चा इतनी तेज हुई कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सभी दलों के नेताओं को सफाई देनी पड़ी। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल की शुरुआत एक दिन पहले हुई जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे। दोनों के बीच मुलाकात करीब 1.5 घंटे चली, जिसे शिवसेना नेता संजय राउत ने सामान्य बताया और दावा किया कि शरद पवार महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से पैदा हुए हालात पर चर्चा करने के लिए सीएम से मिले। लेकिन इस पर यह सवाल उठने लगा कि कोरोना के मुद्दे पर चर्चा में कांग्रेस का कोई नेता शामिल क्यों नहीं हुआ। इसी के बाद वहां महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों के बीच मतभेद की खबरें फैलनी शुरू हुई, जिसे शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं ने बेबुनियाद बताया। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल नाराज नहीं। हमारी तीनों पार्टी की मीटिंग हर हफ्ते में हो जाती है, इसमें सब डिसीजन होते हैं, तो कांग्रेस नाराज होने का कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेस और हम सब तीनों पार्टी साथ में काम कर रही है। और अभी मुंबई में कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र सरकार में तालमेल बेहतर होने पर सफाई देकर हटे ही थे कि दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार के फैसलों पर कांग्रेस की जवाबदेही से ही एक तरह से पल्ला झाड़ लिया। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. We are the key decision maker in Punjab. We are the key decision maker in Chhattisgarh, in Rajasthan, in Pondicherry. So there is a difference between running a government and supporting a government. जिससे इन अटकलों को हवा मिलने लगी कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। इस बीच वहां महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग शुरू कर दी, क्योंकि नारायण राणे ने कोरोना संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार पर नाकाम होने का आरोप लगाया। और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राज्यपाल से मुलाकात में इसी तरह के आरोप लगाए थे। राज्यपाल से बीजेपी नेताओं की मुलाकात के बीच ही एक दिन पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी राजभवन पहुंचे, जिसके सियासी मायने तलाशे जाने लगे। हालांकि पवार ने राज्यपाल से अपनी मुलाकात को शिष्टाचार वाली भेंट बताया, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात के बाद उनका सीएम से मिलने जाने और उस मीटिंग से कांग्रेस नेताओं की दूरी ने महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ा दिया। वहीं एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने यह आरोप लगाना भी शुरू कर दिया कि बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश रच रही, जिसका जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह भविष्यवाणी भी करनी शुरू कर दी कि महाराष्ट्र की सरकार तीनों दलों के तालमेल की कमी की वजह से ही गिर जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई जल्दी नहीं है, हम सरकार स्थापन करने का कोई प्रयास नहीं करने वाले। ये अंतर विरोध से सरकार गिरेगी। हम तो आज इतना ही देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बताया, हमारा प्रयास सरकार को भगाने का नहीं है, सरकार को